बैठा हुआ बुद्धा पसंद नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बैठा हुआ बुद्धा पसंद नहीं है, मुझे चलता हुआ बुद्धा पसंद है। चरावती भिक्खवे चारिकम, यानी कि चारिका करते रहो। अब तो बुद्धा नहीं है, बाबा साहब भी नहीं है, फूले साहब भी नहीं है, तो चारिका कौन करेगा? इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है। भारत की भूमि में तमाम उन संत महागुरुओं को आज के दिन याद करते हुए मैं नमन करना चाहूँगी कि जिन्होंने सामाजिक आंदोलन की दिशा में इस देश में सामाजिक क्रांति को एक रास्ता दिया। सम्मानित मंच, महात्मा बुद्धा से शुरू करूँगी। ज़्यादा उनके विषय में वर्णित नहीं करना चाहूँगी, लेकिन परिवार के अंतर्गत उनकी क्या भूमिका रही समाज में, थोड़ा उस पर मैं बात करते हुए अपने वक्तव्य को आगे बढ़ा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्धा का त्याग और समर्पण समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और मानव जीवन को उत्थान में अग्रणी रहा। इसका एक छोटा सा उदाहरण कि जब महात्मा बुद्धा अपना गृह त्याग करते हैं, हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्धा के परिवार में माता पिता, वृद्ध माता पिता, पत्नी, बच्चा, और जब उन्हें गृह त्याग करना पड़ता है तो उनकी पत्नी, मैं महिला बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो थोड़ा इन बातों पर थोड़ा गौर करेंगी, समझेंगी कि क्या महिलाओं के लिए महापुरुषों के द्वारा त्याग किया गया, उनके बारे में सोचा गया, उनके जीवन को उन्नत करने में उन्होंने कैसे सहभागिता निभाई, और साथ ही साथ उनके साथ जो उनकी महिलाएं थीं, उन महिलाओं की भी सहभागिता उनके परिवारों में कैसी रही, इस पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो जब महात्मा बुद्धा अपना गृह त्याग करते हैं तो उनकी पत्नी यशोधरा उनसे कहती है कि आप जाओ, सास ससुर की सेवा, बच्चों का लालन पालन और उनकी देखभाल करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। ये बुद्धा की पत्नी यशोधरा अपने पति को जाते वक्त कहती हैं, वो कहती है कि आप जाओ और समाज के कल्याण के लिए कोई शोध करके आना, खोज करके आना। और यहाँ पे हम महिला का त्याग देखते हैं, उसका पति गृह त्याग कर रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक राजा का बेटा है, राजकुमार है, आज आमोद प्रमोद में पला हुआ प्रसन्न है और अपना गृह त्याग कर रहा है। और पत्नी उनके साथ खड़ी होकर के कंधे से कंधा मिला करके ये कह रही है कि मैं तो आपके वृद्ध माता पिता और बच्चों का पालन पोषण करना अपना कर्तव्य समझती हूँ, और अब जाओ और समाज के कल्याण के लिए शोध करके आना। यह है महिलाओं की, मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं का सहयोग समाज जीवन में इतिहास से लेकर के वर्तमान तक किस तरह से कंधा मिला करके हमारी महिला चली हैं। दूसरा, ज्योतिराव फूले जी के साथ उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने कि मानव कल्याण के लिए, भारत में अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ी और इस अशिक्षित समाज को, मूढ़ समाज को शिक्षा देने का काम किया। और जो शिक्षा की ज्योतिराव जी ने शुरू की, उसको संपन्न करने में माता सावित्रीबाई ने अपना अमूल्य योगदान दिया। तीसरे क्रम में हम देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ अगर माता रमाबाई न होती तो बाबा साहब न होते, आज विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक न होते, जन आंदोलन के धर्ताकर्ता न होते, तो ये है मूल निवासी महिलाओं का अपने परिवार में सहयोग, अपने सगे संबंधी, अपने जीवन में अपने जो उपयोगिता है उसको रखने का। और हम पहले मैंने बुद्धा का नाम लिया, उसके बाद मैंने बाबा साहब का नाम लिया, और तीसरे में मैंने ज्योतिराव फूले जी का नाम लिया। यानी कि
की एक ही विचारधारा, बुद्ध फूले बाबा साहब की एक ही विचारधारा, समता मूलक विचारधारा, यानी कि मानव समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इन तीनों सिद्धांतों को लेकर के हमारे महापुरुषों ने हमेशा हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। देखो साथियों, विभिन्न परिस्थिति में बाबा साहब आगे बढ़ते रहे और बाबा साहब ने समता का निरूपण भारतीय संविधान को बना करके कर दिया। बहुत सारे वक्ताओं ने संविधान की बात कही, शिक्षा की बात कही, तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सिर्फ पुरुष के लिए ही नहीं है। इसमें देश की आधी आबादी जो महिला है, 50% जो महिला है, उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार, उसके साथ भी वैसे ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सम्मान, इन सब चीज़ों का भाव एक साथ पुरुष के समान होना चाहिए। लेकिन साथियों, हम अपने परिवारों में देखते हैं, हमारे परिवारों में जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं, हम समता की बात कर रहे हैं ना, महिला को, पुरुष को समान व्यवहार भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं, अपने परिवारों में देखते हैं, जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं, उन सांस्कृतिक मुद्दों में जो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी आचरण करते हैं, जो मान्यताएं हमारे समाज की हैं, हमारे और जो आस्थाएं, जो परंपराएं हमारे लिए गढ़ी गई हैं, उन आस्थाओं, परंपराओं और मान्यताओं में, अंधविश्वास में हमारे परिवार उलझ गए हैं। हमारे परिवार उलझ गए हैं, वो कैसे? जिसमें पत्नी अलग विचार से आचरण करती है और अलग मार्ग अपनाती है, और दूसरा पति अपने हिसाब से अलग आचरण करता है और अलग मार्ग अपनाता है, जिससे मूल निवासी बहुजन समाज में हम यह देखते हैं, अधिकतर पति और पत्नी में विभेद पैदा है। उनकी सांस्कृतिक विचारधारा एक नहीं हो पा रही है, और इस कारण से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता, जो बाबा साहब ने कहा, समानता के साथ आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवारों को सम्यक जीवन दे करके हम अपने परिवारों को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम उतना रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। और कभी कभी तो सीधा सीधा परिवारों में विखंडित होने की स्थिति भी पैदा हो रही है। थोड़ा सुनने में कटु लग रहा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है। तो इसका जो सीधा सीधा असर है, इसका जो मान्यताएं, परंपराएं जो हैं, अगर इनका हम आचरण परिवार के अंदर स्त्री पुरुष सम्यक रूप से नहीं करते हैं, तो समाज में विभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और इसका असर मूल निवासी बहुजन समाज पर पड़ रहा है, और इस देश पर पड़ रहा है, राष्ट्र पर पड़ रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कुछ कारण होगा ना, कि आखिर ये मान्यताएं, आस्थाएं, परंपराएं ऐसी क्या हैं जो हमको सम्यक नहीं बना रही हैं, हमको समता मूलक नहीं बना रही हैं, हमारे अधिकारों को एक रूपता में नहीं ला रही हैं। तो हम यह देखते हैं भारतीय समाज में कि ये पुरुष प्रधान समाज है, और ये पुरुष प्रधान समाज के साथ पुरुष प्रधान संस्कृति में अपना जीवन जी रहे हैं। तो चाहे वो अपर कास्ट का पुरुष हो, चाहे वो मूल निवासी बहुजन समाज का पुरुष हो, और जिसमें ब्राह्मणी संस्कृति का जो पुरुष आचरण करता है, तो उसमें असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपना आप को उच्च समझ करके, अभी मान्यवर हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि जी ने भी कहा कि महिलाओं को जूती शब्द सुनने में थोड़ा कटु लग रहा है, शब्द सुनने में थोड़ा कटु लग रहा है कि महिलाओं को पैर की जूती बनाया गया। ये सत्य है, क्योंकि उनको वैसे हक अधिकार दिए ही नहीं गए, उनके साथ वैसा व्यवहार ही नहीं हुआ,
उनको हमेशा से काम में उलझाया रखा गया और पुरुषों के बराबर उनकी बराबरी नहीं हुई और उनके समाज में हमेशा से हकमारी हुई है। यही कारण है कि आज महिलाओं का विषय मुझे दिया गया। अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता की बात होती तो शायद महिलाओं के मुद्दे पे एक पुरुष बोलता होता। आपको इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। इसका मतलब हम महिला मुद्दों पे मुखर नहीं होना चाहते, हम महिला विषयों पर अपनी बात को नहीं रखना चाहते, या तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, या तो हम उन विषयों को पढ़ना नहीं चाहते। आप संविधान को पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, आप लेनिन को पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, आप सभ्यता को पढ़ते हैं, संस्कृति को पढ़ते हैं, राजनीति को पढ़ते हैं, लेकिन महिला मुद्दा को नहीं पढ़ते। ये गैर बराबरी है, ये है असमानता। और इस असमानता को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बना करके निस्तानाबूद कर दिया। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सम्यक विचार रखें। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ करके महिला को उसकी हिस्सेदारी में सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा उदाहरण है। फूले साहब का उदाहरण है कि फूले साहब ने तत्कालीन विषम परिस्थितियों में रह करके, जहां महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न हो, अकेले चलने का अधिकार न हो, उन्होंने शिक्षा दे करके इस देश की प्रथम शिक्षिका का दर्जा दे दिया। तो ऐसे उदाहरण हमारे पुरुष हैं और हमारे पुरुषों को भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप ये क्यों समझते हैं कि महिला मेरी पत्नी है? आपकी बेटी भी महिला है, आपकी भतीजी भी महिला है, आपकी बहन भी महिला है, लेकिन वो जो भारतीय संस्कृति में जो तुलसीदास का जो लिखा हुआ है महिलाओं के प्रति मनुस्मृति में, उसका ही विचार हमारे दिमागों में घूमता रहता है और महिला विमर्श की ओर से हम सुस्त हो जाते हैं। सुस्ती कहेंगे हम तो पुरुष प्रधान समाज में, उसमें सीधा सीधा महिलाओं के लिए कहा गया है एक ही धर्म एक व्रत नामा, यानी कि महिलाओं का एक ही व्रत है और एक ही धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे। अब जिन धर्म शास्त्रों में महिलाओं को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो पुरुष उसको कहाँ सम्मान देने वाला? तो ये है भारतीय संस्कृति। और ये मनुस्मृति की संस्कृति है, ब्राह्मणी संस्कृति की द्योतक है कि महिलाओं को उसका हक अधिकार आज भी नहीं मिला। वर्तमान में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, विषय भी मुझे ही दिया गया। मैं भी संविधान पे बहुत अच्छा बोल सकती थी अन्य विषयों पर मैं तैयारी करके आती, मैं बोल सकती थी, लेकिन 50% महिला को अलग कर दिया। तो ये ही मानसिकता को अपने भारतीय समाज से हमें निकालने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध का, फूले का, साहू का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, कबीरदास जी का, रैदास जी का जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक विचार है, उसे हमें प्रत्येक नागरिक में स्थापित करना पड़ेगा साथियों। तो इस विषमतावादी समाज की संस्कृति को देख करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल लाना पड़ा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, अपने मन से अपने शादी के लिए वर चुनने का अधिकार नहीं, तमाम महिला हकमारी उन्होंने जब देखी तो हिंदू कोड बिल लाए। तो हिंदू कोड बिल को लाने का मेन उद्देश्य ही यही था कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और तत्कालिक जो ब्राह्मणी संस्कृति के द्योतक उस समय संसद में थे, उन्होंने वो हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया। क्यों? वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ब्राह्मणी संस्कृति के पोषक हैं, जहां महिला को शूद्र नारी विद्या न दीयताम, जिनके धर्मशास्त्र कहते हैं शूद्र और नारी को, महिला को विद्या नहीं देनी चाहिए। अब जिसके धर्मशास्त्र, जिनके आदर्श, जिनका साहित्य महिला को शिक्षा न देने की बात करता हो, तो वो उसके लिए हिंदू कोड बिल में शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति का कैसे अधिकार देते। लेकिन टुकड़ों में वो बिल पास हुआ। आज
कुछ कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि महिला मुख्य धारा में आ रही है। जो हमारे महापुरुषों ने हमेशा महिलाओं का पक्ष लिया। जब ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने भी ऐसे ही शिक्षा के मुद्दे रखे और उन मुद्दों में उन्होंने महिला शिक्षा की भी बात करी, समानता की बात करी, समान शिक्षा की उन्होंने बात करी, ताकि हमारा समाज, हमारी महिलाएं ज्ञानवान हो, हमारी महिलाएं, हमारा समाज सामर्थ्यवान बन सके। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही कह दिया, हम भारत के लोग। अगर हम भारत की प्रस्तावना का पहला ही वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग की अगर बात आती है तो न महिला न पुरुष, सिर्फ एक नागरिक। अगर नागरिक है तो हमारी हक वंचना नहीं होनी चाहिए और हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर अपनी महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हम ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या है क्या, समाज में समता क्यों नहीं है और विषमता है तो क्यों है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। अभी हमारे वक्ता कह रहे थे कि संविधान ने ये दिया, संविधान ने वो दिया, संविधान ऐसा किया, संविधान ठीक है, संविधान ने किया, बाबा साहब ने बनाया, हमारे लिए बनाया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं उस संविधान की सुरक्षा के लिए, उस संविधान के संवर्धन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या रणनीति है। भारत की संसद में रोज बिना चर्चा किए हुए अमेंडमेंट हो रहे हैं, बिना चर्चा किए, बिना बहुमत के, बिना सहमति के बहुत सारे अनुच्छेदों में बदलाव कर दिया गया। हमने क्या किया, हमारे 131 पिछड़े वर्ग के सांसद वहाँ मूक बैठे हुए। अगर उनकी फूले अम्बेडकरी विचारधारा होती या उससे वो समर्थन करके उसका पुरजोर समर्थन करते तो भारत की संसद में ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं होता। तो जो असमानता है उस असमानता को समानता के लिए हम सब ने सम्यक प्रयास करना है। उसमें युवा, बेरोजगार, महिलाएं, रिटायर पर्सन, अधिकारी, कर्मचारी, हम लोगों को संपर्क, संवाद और सुसंवाद। मैं बाबा साहब का एक कोड आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बैठा हुआ बुद्धा पसंद नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बैठा हुआ बुद्धा पसंद नहीं है, मुझे चलता हुआ बुद्धा पसंद है। चरावती भिक्खवे चारिकम, यानी कि चारिका करते रहो। अब तो बुद्धा नहीं है, बाबा साहब भी नहीं है, फूले साहब भी नहीं है, तो चारिका कौन करेगा। इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है कि भारतीय संविधान के जो भी प्राविधान हैं, हमें संपर्क से, संवाद से और उसके बाद सुसंवाद से अपने लोगों में, अपने महिलाओं में, युवाओं में, बेरोजगारों में, विद्यार्थियों में चेतना पैदा करनी है कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं और भारतीय संविधान कितना हमारे लिए कारगर है और भारतीय संविधान के विरोध में जो चल रहा है उसका हम कैसे विरोध करेंगे। ये चेतना जागृति करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बाबा साहब नहीं आने वाले, महात्मा बुद्धा ने अपने जीवन में बहुत त्याग कर दिया, वो नहीं आने वाले। अब हमें उनकी दी हुई शिक्षा को घर घर ले जा करके इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जब महात्मा बुद्धा 80 साल की उम्र में वृद्ध और जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, निशक्त हो जाते हैं, तो उनके जो भिक्खु थे वो परेशान होने लगते हैं कि अगर तथागत बुद्धा हमारे बीच में नहीं रहेंगे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो हमारा मार्गदाता कौन होगा। परेशान। और फिर उन्होंने जो उनके प्रिय शिष्य आनंद थे, उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि जाओ, तथागत बुद्धा के पास जाओ, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी उम्र हो गई है, तो फिर हमारा मार्गदाता, कल्याणकर्ता कौन होगा। तो जब आनंद
महात्मा बुद्धा के पास जाते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि हम आप अगर नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदाता कौन होगा। तो सीधे महात्मा बुद्धा कहते हैं कि आपका मार्गदाता संघ होगा। जो शिक्षाएं आपको दी गई, जो संघ का निर्माण आपने किया, और आने वाले समय में आपका मुक्तिदाता, आपका मार्गदाता मेरे बाद क्या होगा, संघ होगा। और उन्होंने उनकी जो शिक्षाएं हैं हमने यहाँ पर दोहराई भी थी माननीय त्रिशरण जी के साथ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने संघ की बात करी, संगठन की बात करी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं अगर बगैर संगठन के, उन्होंने कहा कि बगैर संगठन के एक दिन तुम्हारे सारे अधिकार छिन जाएंगे। ये बाबा साहब कहते हैं बिना संगठन के एक दिन तुम्हारे सारे अधिकार छिन जाएंगे, तब तुम्हारा साथ कौन देगा। इसलिए संगठन का निर्माण करना, संगठन का निर्माण करो और संगठन में रहो एक विचारधारा, उद्देश्य और सिद्धांत के साथ। और वैसा ही महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने भी सत्य शोधक समाज की स्थापना करके लोगों को जोड़ने का काम किया। और जो ये पाखंड है ब्राह्मणी संस्कृति का, अगर किसी ने सबसे पहले ऑपरेशन किया तो महात्मा बुद्धा ने किया, महात्मा बुद्धा के बाद ज्योतिराव फूले ने किया, और ज्योतिराव फूले के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सर्जन बन करके हमें ये सारे हक अधिकार दे दिए। जिसका कारण है कि मैं एक महिला आपके सामने मंच पर अपनी बात को बड़ी ही दृढ़ता और स्वच्छंदता से रख पा रही हूँ। तो अगर मेरे पर किसी का उपकार है, भारतीय संविधान में अगर महिलाओं पर उपकार है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। मैं तो बहनों से ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो हमें कपड़े तक पहनाए। हमें कपड़े पहनने का जब अधिकार नहीं था तो ऐसे आदर्श को हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसे आदर्श की चर्चा करना, ऐसे आदर्श के बारे में अपने लोगों के बीच में बात करना, अपने बच्चों को फूले साहब, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, महात्मा बुद्धा, इनको पढ़ाना है हमको। क्योंकि अगर एक पुरुष जब पढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है तो एक किताब के बराबर होता है। जब एक पुरुष शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ता है, लिखता है तो एक किताब के बराबर होता है। लेकिन जब एक महिला पढ़ाई करती है, जब एक महिला शिक्षा ग्रहण करती है तो पूरे पुस्तकालय के बराबर होती है। उसके पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारा विषय होता है और जीवन की हर धारणा को वो पूरा करती है, चाहे वो उसने कलम पकड़ी हो या ना पकड़ी हो। इतिहास गवाह है, हमारी कम पढ़ी लिखी महिलाओं ने IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाए। कैसे बनाए? उनके पास भी वो शिक्षा थी। तो साथियों, आज का जो विषय है महिलाओं के बारे में यहाँ पर रखने के लिए मुझे कहा गया, तो मुझे लगता है कि जो समस्याएं महिलाओं के बीच में हैं वो आई कहाँ से हैं। तो हमने पहले भी कह दिया, तो इसकी जो दोषी है वो ब्राह्मणी संस्कृति है। और उसमें भी ज़्यादा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें तो महिला को इतना कमतर सिद्ध कर दिया। उसके लिए ऐसे अगर ज़्यादा होगा तो बताना। ऐसे श्लोकों का प्रयोग किया कि महिला को इंसान ही नहीं समझा, और महिला के बारे में, उसके आन के बारे में, उसके शान में कैसा कैसा बोला है। ये बहनों जरा ध्यान से सुनो। रामचरितमानस के श्लोक में अयोध्या कांड का जब प्रकरण चलता है तो तुलसीदास लिखते हैं, विदुही न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अद अवगुण खानी। तुलसीदास महिलाओं के लिए लिख रहा है कि विधाता भी नारी के हृदय की गति को नहीं जानता, वह संपूर्ण छल कपट की खान है।
तुलसीदास कहता है रामचरितमानस में, ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं लिख के लाई, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में तुलसीदास कहता है, विदुही न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अदगुण खानी। यानी कि स्त्रियों की हृदय की गति को विधाता भी नहीं समझ सका, नारी संपूर्ण छल कपट की खान है। और हम उन्हीं ब्राह्मणी संस्कृति को ढो करके हमारी महिलाएं आचरण करती हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को उनके रीति रिवाज परंपराएं मान्यताओं को ढोती हैं, अपने पति के साथ झगड़ा भी करती हैं। पति को परमेश्वर मानने का क्या मतलब है? जब भारतीय संविधान ने हमको एक बना दिया, उसको दोस्त बनाओ, उसको अच्छा सहयोगी बनाओ, उसके कार्यक्रम में हिस्सेदारी करो। वो पति कहाँ सामाजिक आंदोलन में जा रहा है, क्या सीख रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिला करके मीटिंग गोष्ठी में जाओ, उसके हर कदम में साथ खड़े रहो। और पुरुषों को भी चाहिए, ये महिला पर ही लागू नहीं होता, पुरुषों को भी चाहिए कि जब आप किसी सामाजिक चर्चा में जा रहे हो, किसी सामाजिक गोष्ठी में जा रहे हो, किसी कार्यक्रम में जा रहे हो, तो अपनी महिला को भी साथ ले जाओ, अपनी महिला को साथ ले जाओ। वो वहाँ पे सुनेगी, वो वहाँ पे विभिन्न विषयों की जानकारी रखेगी, आपका काम आसान हो जाएगा। अब पति तो चला जाता है प्रोग्राम में, सुबह इतवार के दिन बड़ी मुश्किल से छुट्टी का दिन मिलता है, शाम को घर आता है, जाता अच्छे ही कार्य के लिए, फूले अम्बेडकरी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन महिला को नहीं बताता कि आज क्या व्याख्यान हुआ, आज के कार्यक्रम में किस विषय में चर्चा हुई, आज का हमने कौन सा पाठ लोगों को पढ़ाया। जब पत्नी को मालूम ही नहीं होगा तो पत्नी झगड़ा करेगी, पत्नी आपका सहयोग नहीं करेगी फिर। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए, पुरुष साथियों को, वो जो सी भी चर्चा में जाते हैं, सामाजिक आंदोलन की किसी भी गतिविधि में जाते हैं, तो वहाँ पे अपनी महिला को जरूर ले जाएं। अगर पुरुष अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने पत्नी को साथ ले जाएगा तो काम में आसानी रहेगी, आपको परेशानियां नहीं होगी, प्रश्न चिन्ह नहीं लगेंगे। वो भी सावित्रीबाई फूले के साथ समान आपके साथ खड़ी होगी, वो भी माता रमाई के समान आपके सामने खड़ी होगी। तो ये है। और एक दो श्लोक अगर मैं और सुना दूं तो सुनना चाहेंगे? अगर समय ज्यादा होगा तो बता देना। ये मैं धार्मिक मान्यताओं की पोल खोलना चाहती हूँ महिलाओं के सामने, क्योंकि सबसे ज्यादा महिला आचरण करती है, सच्चाई से दूर रह करके इन ब्राह्मणी संस्कृति के तंत्रों में घुस करके आचरण करती है। तो एक श्लोक है, मैं आदिवासी समृद्ध जनता वाले क्षेत्र में हूँ जहाँ आदिवासियों का गढ़ है, और इसमें एक जगह तुलसीदास क्या कहते हैं आदिवासी महिला के लिए? तुलसीदास कहते हैं, अधम ते अधम अधम तिन मह मति मंद अघार, यानी कि अधम से अधम अति नारी, तिन मह मति अंध अघारी। यानी कि इसका अर्थ है सबरी से, सबरी वाला कांड चल रहा है रामचरितमानस में, और सबरी के मुख से ये कहलवाया जा रहा है कि अधम ते अधम अधम अति नारी तिन महा मति मंद अधारी। यानी कि इसका अर्थ होता है, सबरी कह रही है मैं स्त्रियों में अत्यंत अधम हूँ और नीच हूँ। ये सबरी के मुंह से कहलवाया जा रहा है आदिवासी महिला से। उनमें भी मैं, हे पापनाशन, रामचंद्र जी के पास कह रहे, हे पापनाशन मैं मूर्ख हूँ। यानी कि महिलाओं को इतना कमतर दिखा दिया, मैं मूर्ख हूँ, मैं अधम हूँ। यानी कि हमारे ही मुंह से साहित्य रचना करवा दी, साहित्य संपदा समाज में फैला दी कि तुम नीच हो। और ये भी किसके बारे में? आदिवासी महिला के बारे में। अगर मैं झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में हूँ, अभी हमारे सामने जो मणिपुर की घटना हुई, मणिपुर की घटना में एक आदिवासी महिला के साथ में तथाकथित अगुणों के द्वारा या अपने ही दिशाहीन लोगों के द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, और उसके साथ जो अनाचार दुराचार होता है, जो अमानवीय व्यवहार उस महिला के साथ होता है,
उसके परिवार को जान माल से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई सरकारें, ब्राह्मणी सरकारें, जो कि ब्राह्मणी तंत्र का आचरण करती हैं और वो उस पर कुछ भी नहीं कहती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में वो मसला नहीं जाता सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यहाँ की सरकार उस पर कुछ भी नहीं कहती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान ने। भारतीय संविधान ने ही उस महिला को, उसके परिवार को न्याय दिलाया, तब जाकर के वहाँ पर कुछ सुनवाई हो सकी। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से वो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, तो वो जितना भी जघन्य अपराध तथाकथित लोगों के साथ हुआ, उस पर बात उजागर नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, साथियों, जिस तरह का विषय महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया, उसी संदर्भ में मैं बाबा साहब का एक प्रकरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब 18 जुलाई सन 1942 में अपने भाषण में बाबा साहब कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाबा साहब, फूले साहब, महात्मा बुद्धा हमेशा महिलाओं के हक अधिकार के पक्षधर रहे और उन्होंने कहा कि महिलाओं का संघ होना चाहिए। महात्मा बुद्धा ने भी महिला भिक्षुओं का संघ बनाया और उसमें गौतमी जी को लीडरशिप दी। फूले साहब ने भी संघ बनाया, सत्यशोधक समाज, उसमें उन्होंने सावित्री बाई फूले को लीडर बनाया और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में बहुत सारे काम किए। तो बाबा साहब अपने भाषण में कहते हैं, जहाँ पर कि 20,000 महिलाएं उस सभा में उपस्थित होती हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उन्नति या किसी भी देश की प्रगति उन्नति इस बात से मापता हूँ कि उस देश की, उस समाज की महिलाओं की प्रगति कितनी हुई है, यानी कि उस समाज की महिलाएं कितनी प्रगति किए हुए हैं। तो हमेशा से बाबा साहब महिलाओं के पक्षधर रहे। वही कारण रहा कि हिंदू कोड बिल वो संसद में लाए और महिलाओं को आज़ादी के लिए उन्होंने प्राविधान बनाए। अब दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि महापुरुषों ने तो अथक त्याग प्रयास किया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम महिलाओं की क्या भूमिका है? क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि पुरुष अगर पढ़ता है तो एक किताब, महिला पढ़ती है तो पूरा पुस्तकालय। और हमारे सामने बहुत सारे हमारी वीरांगना महिलाएं, हमारी बहुत सारी समाज सुधारक, हमारी बहुत सारी आदर्श हुई हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी सामाजिक आंदोलन में जाना है, हमें भी सामाजिक आंदोलन की दिशा में अपनी भूमिका को निभाना है। क्योंकि अगर जब तक चाहे हम धार्मिक आंदोलन चलाएं, चाहे हम सामाजिक आंदोलन चलाएं, चाहे हम राजनीतिक आंदोलन चलाएं, जब तक उस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नहीं होगी, वो आंदोलन कभी भी सफल होने वाला नहीं है। अभी मैं बहुत दूर उत्तराखंड से यहाँ पर आई हूँ। मैंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो जब मैं आ रही थी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। एक गौचर नाम का स्थान पड़ता है रास्ते में, तो वहाँ पर पीले रंग की साड़ी पहने, हरे रंग की साड़ी पहने, नीले रंग की साड़ी पहने महिलाएं, वहाँ का पारंपरिक काला ड्रेस पहन करके सारी महिलाएं उस कार्यक्रम में थी और एक भी पुरुष नजर नहीं आ रहा था। पूरा मतलब कम से कम 3-4 हजार महिलाएं विभिन्न गांवों से, कस्बों से, अलग अलग ब्लॉकों से आई हुई थी। तो जाम था। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ, इतनी परेशानी में, इतने जाम में तुम क्यों आई यहाँ? क्या काम है? तुम अपने घर में काम करो, अपने घर की साफ सफाई करो, अपना घर वर देखो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैडम, हमको 5-5 हजार रुपया मिला है। एक महिला के खाते में, वो समूह वाली महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि एक महिला के खाते में मैडम 5,000 रुपया मिला है। अब 5,000 रुपये मिला है तो आना ही पड़ेगा। और ऊपर से मैंने कहा, फिर मैंने ऐसे बोल दिया मजाक में, फिर मैंने कहा वोट किसको दोगी? तो कहने लगी नहीं मैडम, वोट भी उसी को देंगे जिसने 5,000 रुपये दिया। अब कहने का मतलब यह है
कि इस बात की खोज हमारे महापुरुषों ने करी। महात्मा बुद्धा ने करी खोज, फुले साहब ने खोज करी, डॉक्टर अंबेडकर ने खोज करी कि जब तक किसी भी आंदोलन में महिला नहीं आएगी तो वो आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। लेकिन उस बात को दुश्मन भुला रहा है। दुश्मन ने महिला को पकड़ दिया है, दुश्मन ने महिलाओं से संपर्क संवाद कर दिया है। अगर किसी गांव में, किसी कस्बे में एक महिला उनकी कोई लीडर बन गई या एक बूथ पर एक महिला उनकी कार्यकर्ता बन गई तो पूरा क्षेत्र उनके हाथ में पकड़ में आ जाएगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो छल छद्म षड्यंत्र से सत्ता पर आ जाएंगे और सत्ता पर आने के बाद भारतीय संविधान के साथ जो वो खिलवाड़ कर रहे हैं उनमें वो ज़्यादा तेजी लाएंगे। तो हमें भी चाहिए कि हमारी महिला भी समाज आंदोलन में आए और समाज आंदोलन में महिला को पुरुष ही लाएगा। ये बात समझ लीजिए, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता हमारी महिला नहीं आती। जब हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं 1 महीना पहले से ही तैयारी करते हैं, लत्ता कपड़ा जेवर आने जाने का, छुट्टियों का, कि हमने फलाने दिन को जाना है। तब तुमने महिला को कैसे कर दिया उसमें सम्मिलित। लेकिन जब यहाँ पर 8वीं वार्षिक सम्मेलन 18वीं वार्षिक सम्मेलन अंबेडकर चेतना परिषद का हुआ तो आपकी महिला क्यों नहीं है? माननीय डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं 3 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, बोला सर आपने। तो जब इतना प्रयास हमने किया तो फिर मेरी महिला क्यों नहीं है यहाँ? इसका मतलब हम महिला विमर्श पर नहीं सोच रहे हैं। जब हम शादी ब्याह में जा सकते हैं, मेला खेला जा सकते हैं, बर्थडे पार्टी मुंडन में जा सकते हैं, तो सामाजिक कार्यक्रम में भी आ सकते हैं। और ये पुरुष की जिम्मेदारी है। और जिस दिन महिला ने अपने कर्तव्य को समझ लिया कि बाबा साहब फूले साहब के त्याग को उसने समझ लिया, बाबा साहब फूले त्याग के विचारधारा को उसने समझ लिया, उसी दिन मूल निवासी बहुजन की जो जातियों में बटा हुआ समाज है वो जमात बन के शासक बन जाएगी। अदरवाइज आप जातियों में बटे रहेंगे, महिला पुरुष में बटे रहेंगे, जमात नहीं बन पाएंगे। मूल निवासी बहुजन, बाबा महात्मा बुद्ध ने जो अपना विचार दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन की जो अवधारणा है वो बुद्धा से आती है। उसके बाद फूले बोलते हैं, उसके बाद बाबा साहब कहते हैं, तमाम हमारे संत गुरुओं ने, सामाजिक चिंतक लोगों ने कही। तो बहुजन में महिला भी है। जब तक बहुजन समाज में महिला नहीं आएगी तब तक के हम समाज आंदोलन को पूरा नहीं कर सकते। साथियों, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में अपने बच्चों को फूले अम्बेडकरी विचारधारा से संस्कारवान बनाएंगे। अगर उनके सामने आप अंधविश्वास, पाखंड, व्रत, त्योहार जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता, उसमें ब्राह्मण और बनिए को फायदा होता है और हम अपना खून पसीने का पैसा, अपना विषम परिस्थिति में कमाया हुआ पैसा वहाँ खाली के कर्म कांडों को लगा देते हैं। इसकी जिम्मेदार महिला है, क्योंकि महिला ही परिवार की धुरी होती है। महिला ही अपने बच्चे को जिस तरह का संस्कार देगी, बच्चा उसी तरह से पालन पोषण होकर के आगे बढ़ेगा, सुशिक्षित बनेगा। बाबा साहब को पढ़ेगा तो विद्वान बनेगा, तुलसीदास को पढ़ेगा तो महिला का अपमान करेगा। तो हमें फूले साहब की विचारधारा को पढ़ना है, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ना है कि तुलसीदास की विचारधारा को पढ़ना है? हमें फूले की विचारधारा पढ़नी, बाबा साहब की विचारधारा पढ़नी है, हमें सावित्री बाई बनना है। अरे अभी हमारे साथी वक्ता कह रहे थे कि इस देश की प्रधानमंत्री एक महिला बनी, जबकि धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि नारी शूद्रः नारी विद्या न दीयताम, और विधवा महिला को तो किसी कर्म कांड में प्रस्तुत ही नहीं करना। जब इंदिरा गांधी एक विधवा महिला थी तो प्रधानमंत्री कैसे बन गई? एक विधवा महिला को प्रधानमंत्री बनने का हक अधिकार भी भारत के संविधान ने दिया, हमारे महापुरुषों ने दिया। जब इंदिरा गांधी वो अपना भाषण देती है प्रधानमंत्री बनते हुए, तो वो सीधे सीधे अपने मंच से कहते कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो मैं आज इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। यह उसका ऐतिहासिक भाषण है। तो जब विरोधी संस्कृति के लोग
फायदा उठाते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारी महिलाएं क्यों नहीं। तो मुझे लगता है समय कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को फूले अम्बेडकरी विचारधारा के साथ जोड़ें। मैं 2 मिनट लेने के बाद अपनी बात को बाइंड अप करूंगी। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, पूरे देश में दुश्मन भी संविधान कर रहा है, विरोधी भी संविधान कर रहा है, लेकिन संविधान की आवश्यकता किसको ज़्यादा है? मूल निवासी बहुजन को संविधान की सुरक्षा की आवश्यकता है। मूल निवासी बहुजन समाज को अगर संविधान रहेगा तो हमारे हक अधिकार रहेंगे, हम शासन सत्ता में जा करके अपने हक अधिकार को लेंगे। तो BS4 कार्यक्रम, BS4 डोर टू डोर सामाजिक लोकतंत्र की ओर का जो नारा देश में चल रहा है बामसेफ के द्वारा, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। हमने भारतीय संविधान का सम्मान करना है, हमने उसकी सुरक्षा करनी है, हमने उसका संवर्धन करना है, क्योंकि भारतीय संविधान के संवर्धन, सुरक्षा, सम्मान के लिए विदेशी नहीं आएगा, आर्य ब्राह्मण नहीं आएगा, ब्राह्मणी संस्कृति नहीं आएगी, अंत तो मूल निवासी बहुजन को आगे आना होगा। और जितनी भी ये जातियों में बटावा हमारा समाज है, उसको एक जाति का बना करके हमें बहुजन बन करके इस देश में शासक जमात बन करके शासन सत्ता को हासिल करना है। और ये सिर्फ होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के द्वारा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान की चर्चा करें, BS4 डोर टू डोर, यानी कि भारतीय संविधान की चर्चा को घर घर ले जाओ। पहले संपर्क करो, संवाद करो और उसके बाद सुसंवाद करो कि हम कहना क्या चाहते हैं। संविधान के दायरे में हम रह करके इस देश के हम राजा कैसे बनेंगे, और इसमें महिला, युवा, बेरोजगार, इन सब की भूमिका को हम सुनिश्चित करेंगे। और महिला विमर्श पर पुरुष को आगे आकर के इन विषयों और इन मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वोट का अधिकार उतना ही एक प्रधानमंत्री का है, उतना ही एक मजदूर का है, उतना ही एक पुरुष का है, उतना ही एक महिला का है। अगर हम संवैधानिक आधार पर जीवन जिएंगे तो हम इंसान रहेंगे। अगर हमने चुपके ऐसे ही छोटी मोटी पार्टियां करके संविधान को दरकिनार किया, खाली चर्चा ही हम करते रहे, एक्शन में नहीं आए, तो फिर हम समस्याओं में घिरे रहेंगे। मुझे लगता है मैंने समय बहुत ज़्यादा ले लिया, मैं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए अपने ज़्यादा समय लेने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अम्बेडकर चेतना मंच का, माननीय त्रिशरण जी का, माननीय डॉक्टर साहब का। वो हमारे साथ कल पूरी रात परेशान रहे, वो हमको स्टेशन लेने आए, फिर हमको अपने घर ले गए। तो मुझे एक बात कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जो बाबा साहब सामाजिक आंदोलन को पीढ़ियों को स्थानांतरित करना चाहते थे, वो आज दिख रहा है। आज हमारे युवा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे युवा मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो सपना, जो संगठन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने कहा कि अपने आंदोलन को पीढ़ियों को स्थानांतरित कर दो, और हमें दिख रहा है कि हमारे युवा आगे बढ़ कर के आज इस आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पुनः इस पूरी समिति का, इस परिषद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे इतना सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।